साथियों नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एवं बहुजन द्रविड़ पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अशोक सिंह जी के पास बैठे हैं। सर, आपसे हम जानना चाहते हैं कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मऊगंज ज़िले में जो एक दर्दनाक हिंसा हुई है, आप इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? जी नमस्कार। ये जो घटना है निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। ऐसे घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। किसी भी समाज में इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो एक उस स्टेट का, उस ज़िले का एक बुरा मैसेज जाता है। लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 3 दिन से, ये शायद 15 तारीख की घटना है, 15 मार्च की घटना है, और मैं देख रहा हूँ कि इसमें को एक माइंड सेट बनाया जा रहा है। एक्चुअली ये जो घटनाक्रम है, आप देखो कि इसमें एक कोई व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, एक समूह इन्वॉल्व है, एक समाज इन्वॉल्व है। सवाल ये है कि उस समाज, उस समूह को ऐसे कदम क्यों उठाने पड़े। जहाँ तक मुझे इस घटना की जानकारी है, जिसकी अभी हत्या हुई, ब्राह्मण कोई सनी द्विवेदी करके है शायद, उससे पहले जो आदिवासी परिवार है उसमें एक हत्या हुई, अशोक कोल नाम है शायद इस लड़के का, और उनके घर वालों का जो आरोप था वो ये था कि उस लड़के ने, सनी ने, उसकी हत्या की है। और कई दिनों तक वो जो आदिवासी परिवार है वो पुलिस प्रशासन के पास न्याय की गुहार लगाता रहा। पुलिस प्रशासन उसमें लीपापोती करती रही। उस जैसे कि आदिवासी परिवार का आरोप है कि वो हत्या हुई, पुलिस ने बिना पुख्ता जांच के उसको एक्सीडेंट बना दिया केस को। तो ये एक रोष का माहौल था आदिवासियों के बीच में। किसी के घर में, अब जैसे ब्राह्मण की हत्या हुई है, ऐसे आदिवासी भी हैं, उनके घर में भी जब मृत्यु हुई, हत्या हुई, वो भी सदमे में थे, वो भी दुखी थे, उनके अंदर भी रोष था। और ये जो पुलिस प्रशासन का लचर रवैया है, शासकीय महकमे का जो लचर रवैया है, उसके कारण आदिवासी समुदाय में गुस्से का माहौल बना। आदमी एक हद तक देखता है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, और जब पुलिस प्रशासन लचर रवैया अपनाता है तो फिर लोग जो है तो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। और ये जो घटनाक्रम है ये उसी का परिणाम है। निश्चित तौर से लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन उसके लिए मजबूर करने वाला प्रशासन, पुलिस प्रशासन। वैसे भी अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, आज आदिवासी पक्ष को एक अपराधी के तौर पे दिखाया जा रहा पूरा, क्योंकि पुलिस प्रशासन मनुवादी है, इस देश का जो मीडिया है वो मनुवादी है, और यहाँ सत्ता मनुवादियों की। तो एक ब्राह्मण जब मरता है तो पूरा जो तंत्र है, लोकतंत्र के चारों पिलर, उसमें हाय तौबा करने में लग जाते हैं। लेकिन आप मध्य प्रदेश में SC/ST उत्पीड़न की घटनाएं अगर देखो तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा जो आदिवासियों का उत्पीड़न होता है, चाहे वह आदिवासियों की हत्या हो, चाहे आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार के केस हों, चाहे उनके अपहरण के मामले हों, चाहे आगजनी के मामले हों, चाहे उनकी ज़मीनें लूटने के मामले हों, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में आदिवासियों के ऊपर क्राइम होता है। ये
रिकॉर्डेड है। ये सरकार की रिपोर्ट है कि पूरे देश में जो आदिवासी उत्पीड़न है वो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। आदिवासी महिलाओं के साथ जो सबसे ज़्यादा अत्याचार है वो मध्य प्रदेश में है। आदिवासियों के अंदर भूखमरी और कुपोषण सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। आदिवासी और शेड्यूल कास्ट, इनकी आबादी यहाँ करीब 35-40% है मध्य प्रदेश में। 22-23% शेड्यूल ट्राइब है और करीब 16-17% शेड्यूल कास्ट है। और इतनी बड़ी आबादी के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार होते और पुलिस प्रशासन मूक बधिर होकर देखता है। तो जब लोग न्याय की उम्मीद खो देते हैं, सब्र का बांध टूट जाता है, तो इस तरीके के घटनाक्रम सामने आते हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि ये जो घटनाक्रम है, एक एएसआई की जान भी गई है, वो जो ब्राह्मण लड़का था उसकी भी जान गई है, कुछ और पुलिस वाले घायल हैं, तहसीलदार के ऊपर भी शायद हमला हुआ है। लेकिन जो यहाँ मुख्य सवाल है वो ये है कि इस परिस्थिति को जन्म देने का जिम्मेदार कौन है। ये जो परिस्थिति डेवलप हुई है, जो लोग कानून अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर हुए हैं, उसका एकमात्र जिम्मेदार यहाँ का लचर पुलिस प्रशासन, लचर कानून व्यवस्था है, जिसके कारण लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ा। अब चूंकि वो परिवार, अब वहाँ पे अब पुलिस को खुली छूट मिल गई है, तो वो जैसा चाहे उस क्षेत्र में आदिवासियों के ऊपर अत्याचार करे। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो अब इस घटना के बहाने पुलिस को एक मौका मिल गया, एक समाज को उसके मनोबल को कुचल देने का। तो ये घटनाक्रम दुखद है, ऐसे घटनाक्रम नहीं होने चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे घटनाक्रमों के पीछे सरकार जिम्मेदार है, सरकार के जो विभाग हैं, पुलिस महकमा है, वो जिम्मेदार है। जी सर, आपसे जानना चाहते हैं, यहाँ मध्य प्रदेश में SC/ST की हालत बड़ी गंभीर है। आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार इन वर्गों के लिए क्या कर रही है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की आबादी करीब 40% है, और सबसे ज़्यादा जो शेड्यूल ट्राइब के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसमें मध्य प्रदेश अव्वल नंबर पे। आदिवासी उत्पीड़न के क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नंबर 1 है, और शेड्यूल कास्ट के उत्पीड़न में ये तीसरे नंबर पे आता है। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ आए दिन अन्याय अत्याचार होते हैं। दूसरी चीज, अब उनमें अवेयरनेस कैसे लाई जाए, उनके साथ जो सामाजिक भेदभाव होता है, अत्याचार होता है, उनका जो शैक्षणिक पिछड़ापन है, उनका जो आर्थिक पिछड़ापन है, उसके लिए 70 के दशक से एक स्कीम शुरू हुई, जिसको आप SC/ST फंड बोलते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विशेष उपयोजना, स्पेशल कंपोनेंट प्लान। उसके तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक बजट प्रावधान बनाती हैं, स्पेशली SC/ST के लिए, उनके सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक डेवलपमेंट के लिए बजट होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश में पिछले साल जो SC/ST का जो फंड है, उसमें से करीब 100 करोड़ रुपया इन्होंने गौ रक्षा कल्याण में लगा दिए। यहाँ की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो उसके कार्यकर्ता वो कहते हैं गाय हमारी माता है, गाय इनकी माता है, और
उसकी रक्षा सुरक्षा के लिए फंड इस्तेमाल किया जाता है, SC/ST फंड से। यहाँ जो मंदिरें हैं, हिंदू मंदिरें हैं, उनके रख रखाव और निर्माण में SC/ST फंड का पैसा खर्च कर दिया गया। मध्य प्रदेश में पिछले साल की ये रिपोर्ट है, ये विधानसभा में इस बात का जिक्र हुआ। लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि इस मध्य प्रदेश में करीब 84 सीटें SC/ST के लिए रिजर्व है, जिसमें SC/ST के प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, और वो SC/ST के मुद्दों पे बिल्कुल मौन धारण किए रहते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे SC/ST का कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। तो मध्य प्रदेश में जो SC/ST के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है कि इनका अपना कोई नेता नहीं जो इनकी अपनी आवाज बन सके, जो इनके हित के विषय में बात रख सके, जो इनके सवालों को विधानसभा में उठा सके। जितने भी SC/ST के नाम से जो विधायक सांसद यहाँ बनते हैं, वो जो मनुवादी पार्टियां हैं उनके यस बॉस होते हैं। वो जैसा कहेंगे वैसा ये उनकी हामी में सर हिलाते रहेंगे। यहाँ SC/ST के साथ बहुत बड़े पैमाने पे सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक भेदभाव होता है। वो भेदभाव तभी समाप्त होगा जब इनके बीच से कोई इनकी आवाज बन के आए, इनकी बात रखने के लिए कोई आगे आए, इनका अपना कोई नेता इनका मजबूत नेतृत्व करे, तब इनके विषय में चर्चा शुरू हो। आपकी पार्टी की विचारधारा क्या है? देखिए, हम लगातार पूरे प्रदेश में, और हम तो राष्ट्रीय स्तर पे एक्टिव हैं, हम पूरे प्रदेश में SC/ST और अति पिछड़ी जातियों को अवेयर करने का काम कर रहे हैं। कैडर कैंप के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग्स के माध्यम से, हैंडबिल जारी करके, इस तरीके से हम लोगों में जो राजनीति के प्रति जो एक उदासीनता है, हम चाहते हैं कि लोग राजनीति को समझें और राजनीतिक अधिकार के विषय में समझें। तो हमारी पार्टी, हमारे पार्टी कार्यकर्ता लगातार लोगों के बीच में हैं और वो लोगों में जन जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। जहाँ तक पार्टी की विचारधारा है, इस देश में हमेशा दो विचारधाराओं के बीच का संघर्ष रहा। एक विचारधारा है ब्राह्मणवादी विचारधारा, मनुवादी विचारधारा, जो असमानता पे आधारित है, भेदभाव पे आधारित है, उत्पीड़न पे आधारित है। और दूसरी विचारधारा है मानवतावादी विचारधारा, समतामूलक विचारधारा, जिसके अंगुआ गुरु रविदास हैं, गुरु कबीर हैं, गुरु नानक हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हैं। आधुनिक युग में अगर आप आए तो फूले साहब हैं, साहू जी हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, पेरियार हैं, नारायणा गुरु हैं, और अंत में मान्यवर कांसीराम साहब ने उस विचारधारा के लिए काम किया, उस विचारधारा को फैलाने का काम किया। तो हम चाहते हैं कि ये जो देश है ये दुख मुक्त हो, जो ये तमाम तरह तरह के दुखों से ग्रसित है, जाति उत्पीड़न से ग्रसित है, जाति भेदभाव से ग्रसित है, अशिक्षा से ग्रसित है, कुपोषण से ग्रसित है, भुखमरी से ग्रसित है। तो उसके लिए आज से 600 साल पहले सदगुरु रविदास ने एक विचारधारा दी, बेगमपुरा। वो कहते हैं, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। वो कहते हैं कि मैंने ऐसे स्टेट की, ऐसे राज्य की कल्पना की है जहां कोई भुखमरी ना हो,
कोई अशिक्षा ना हो, कोई जाति उत्पीड़न ना हो, कोई धार्मिक आतंक ना हो, हद से ज़्यादा टैक्स ना हो, कोई सीमा विवाद ना हो, ऐसा स्टेट गुरु रविदास ने ऐसे स्टेट की कल्पना की। उसको उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा। उस विचारधारा को हमारे सिख गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारा धर्म ग्रंथ है उसमें शामिल किया और सिखों ने उस पर प्रैक्टिस शुरू की। आज आप देखेंगे कि सिखों के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, मानव सेवा ही उनका पहला धर्म है। तो हम चाहते हैं हमारे जो गुरुओं की ये मानवतावादी सोच थी, ये जो समता मूलक सोच थी, जो प्रेम, भाईचारा, स्वतंत्रता, समानता की जो सोच है, एक ऐसा समाज बने जिसमें ये तत्व हों, ये गुरुओं की विचारधारा है। और हम इसी विचारधारा को, हमारी पार्टी इसी विचारधारा को आगे लेके चल रही है। उसको हम कहते हैं बेगमपुरा खालसा राज। हम चाहते हैं कि इस देश में गुरुओं का सपना, बेगमपुरा खालसा राज का सपना साकार हो। और ये वो सपना है जिसमें हम इस देश के 150 करोड़ लोगों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक, सांस्कृतिक मुक्ति सुनिश्चित कर सकते हैं।